स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में एक ऐसा विलन है जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वेक्ना। पर उसका असली नाम वेक्ना नहीं बल्कि हेनरी क्रील था। एक लड़का जिसके अंदर छिपी थी अनइमेजिनेबल साइकिक पावर्स। हॉकिंस लैब में उसे कहा गया सब्जेक्ट 001 और अपसाइड डाउन में वो बन गया एक नाइटमेयर। वो बन गया वेक्ना। ये नाम एक्चुअली डंजन्स एंड ड्रैगन्स के एक डार्क विजर्ड से लिया गया था, एक ऐसा विलन जो जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता बन गया था। और इसी नाम ने स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्ना के ओरिजिन की कहानी, जहां एक इंसान बना अपसाइड डाउन का भगवान। कहानी शुरू होती है 1950s के अमेरिका से, एक छोटे शांत से टाउन रेचल नेवेडा में। यहां रहता था एक लड़का, हेनरी। पहली नजर में वो एक आम बच्चा लगता था, लेकिन अंदर से कुछ अलग था। उसके पिता विक्टर क्रील एक वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन थे, एक ऐसे आदमी जो अपने पास्ट के ट्रॉमा से अब तक नहीं निकल पाए थे। और उसकी माँ वर्जीनिया, एक नर्म दिल और समझदार औरत, जो अपने बेटे में कुछ अजीब देख चुकी थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वो अजीब क्या था। विक्टर अपने पुराने दुख भूलने के लिए एक नई शुरुआत चाहता था। जब उसे अपनी पत्नी के रिश्तेदार से एक छोटी सी विरासत मिली, तो उसने फैसला किया, फैमिली को लेकर चले जाएंगे एक नए शहर, एक नए घर में, हॉकिंस, इंडियाना। साथ में थी उनकी बेटी एलिस और वो छुपा हुआ अंधेरा जो हेनरी के अंदर पल रहा था। 1959 में क्रील फैमिली ने मूव किया और वहीं से शुरू हुई एक कहानी जिसे आज लोग क्रील हाउस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। नया घर देखने में सुंदर था, बड़ा, पुराना और शांत। विक्टर सोचता था शायद ये घर उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा, लेकिन हेनरी के लिए ये घर एक कैनवस बन गया उसके अंदर छुपे हुए अंधेरे के लिए। वो एक अलग सा बच्चा था, अपने साथियों से दूर, हमेशा खुद में गुम। उसे इंसानों से ज्यादा इंटरेस्ट था ब्लैक विडो स्पाइडर्स में। उन मकड़ियों के जालों में वो एक अजीब सा सुकून ढूंढता था। शायद उसे लगता था कि उन मकड़ियों की तरह वो भी अपनी दुनिया अपने हिसाब से बना सकता है और तोड़ भी सकता है। बचपन से ही हेनरी के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, एक ऐसी ताकत जो किसी और के पास नहीं थी। टेलीकिनेसिस, चीजों को बिना हाथ लगाए हिलाने की शक्ति। टेलीपैथी, दिमाग पढ़ने और उन्हें तोड़ देने की क्षमता। ये सब शुरू हुआ एक अजीब घटना के बाद, जब वो 8वें बर्थडे के आसपास घंटों तक गायब हो गया था। जब लौट कर आया तो कुछ बदला हुआ था उसके अंदर। आंखों में एक नया सूनापन, एक नया अंधेरा। लोग कहते हैं शायद उसने किसी और डायमेंशन का दरवाजा देख लिया था, एक ऐसी जगह जहां से वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। वक्त के साथ उसके पावर्स बढ़ते गए। पहले छोटी छोटी चीजें, एनिमल्स को दर्द देना, उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करना, और फिर अपने परिवार के दिमाग के साथ खेलना। घर के अंदर अजीब चीजें होने लगी, बिजली का चमकना, लाइट्स का फ्लिकर करना, आवाजों का गूंजना। विक्टर को लगा शायद घर में कोई शाप है, लेकिन असल में ये सब हेनरी कर रहा था। उसने अपनी माँ, बहन और पिता के दिमाग के अंदर जाकर उनके सबसे गहरे डर देख लिए और उन्हें उनके खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। विक्टर क्रील को उसने उनके वॉर टाइम के सबसे भयानक पल याद दिलाए, जब उन्होंने गलती से इनोसेंट लोगों पर बॉम्ब्स गिरा दिए थे। हर रात हेनरी उन्हें वही दिखाता, लोगों के चिल्लाने की आवाजें, उनके चेहरे, उनका खून। धीरे धीरे विक्टर टूटने लगा। वर्जीनिया और एलिस के लिए भी हेनरी ने कुछ कम नहीं किया। वर्जीनिया को वो रोज हेल्यूसिनेशंस दिखाता, बात अब से मकड़ियां निकल रही हैं, वॉल से आवाजें आ रही हैं, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। घर अब एक नाइटमेयर बन चुका था। वर्जीनिया समझ गई थी कि उनका बेटा अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। उन्होंने चुपके से डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर से कांटेक्ट किया, सोचा कि शायद कोई मेडिकल हेल्प हेनरी को नॉर्मल बना सके। लेकिन हेनरी के लिए बात एक धोखा थी। उसे लगा उसकी माँ उसे दुनिया से ठीक करवाना चाहती है, जैसे वो कोई गलती हो। और फिर आई वो रात जब हॉकिंस के क्रील हाउस में मौत ने दस्तक दी। फैमिली डिनर के दौरान सब कुछ शांत था। विक्टर एक साइड में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वर्जीनिया और एलिस टेबल लगा रही थी। और तभी हेनरी ने अपनी आंखें बंद की। इलेक्ट्रिसिटी ब्लिंक हुई, घर का टेम्परेचर गिर गया और अगले कुछ सेकंड्स में हर चीज बदल गई। वर्जीनिया पहले चीखी, फिर उनकी आंखों से खून बहने लगा। उसके चेहरे पर धुंध जम गया। एलिस टेबल पर गिरी, दोनों की आंखें पूरी तरह से निकल गई थीं, जैसे उनका दिमाग किसी ने अंदर से कुचल दिया हो। बस विक्टर और हेनरी बचे थे। लेकिन हेनरी ने अपने पिता के दिमाग में ऐसे हेल्यूसिनेशंस डाल दिए कि उन्हें लगा कोई डीमन उनके घर में था। जब अथॉरिटीज आईं, उन्होंने विक्टर को पकड़ लिया। एविडेंस कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ विक्टर के बयान जिसमें वो बोलता रहा, मेरे घर में कुछ था, उसने मेरी फैमिली को मार दिया। पुलिस ने उसे पागल कहकर पेनहर्स्ट असाइलम भेज दिया। वहां विक्टर गिल्ट से भर गया। उसने अपनी आंखों को निकालकर खुद को सजा देने की कोशिश की और जिंदगी भर के लिए अंधा हो गया। और हेनरी कुछ दिनों तक कोमा में रहा। जब वो होश में आया तो उसके आसपास था एक आदमी, डॉक्टर ब्रेनर। उसने हेनरी को अपने साथ ले गया हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी में। वहां उसे एक नाम मिला, 001, एक ऐसा नंबर जहां से शुरू हुई स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे बड़े विलेन वेक्ना की असल कहानी। ब्रेनर ने हेनरी के एग्जिस्टेंस को दुनिया से मिटा दिया। उसके डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स सब जला दिए गए। ऑफिशियली हेनरी क्रील डेड, लेकिन सीक्रेटली उसे ट्रांसफर कर दिया गया हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी में।
वहां उसका नया नाम रखा गया सब्जेक्ट 001, पहला एक्सपेरिमेंट। शुरू के कुछ महीने ब्रेनर ने हेनरी का दिमाग समझने की कोशिश की। उसने उसके ब्रेन वेव्स और साइकिक एनर्जी को रिकॉर्ड किया। हेनरी के अंदर कुछ ऐसा था जो साइंस ने कभी नहीं देखा था, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन ब्रेन के लिमिट से परे थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, हेनरी को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब भी वो गुस्सा होता, मशीन्स टूट जाती, ग्लास फट जाता और लोग अनकॉन्शियस हो जाते। ब्रेनर ने समझ लिया ये लड़का एक वेपन है, पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो तबाही बन जाएगा। और फिर उसने एक कदम उठाया, सोटेरिया। एक छोटा सा मेटालिक डिवाइस डायरेक्टली हेनरी के नेक में इंप्लांट किया गया। ये चिप उसके दिमाग और उसके पावर्स के बीच एक बैरियर का काम करती थी। जब तक ये चिप एक्टिव थी, हेनरी की साइकिक एबिलिटी बिल्कुल साइलेंट रहती थी। वो देखता सब कुछ, महसूस सब कुछ, पर कर नहीं सकता था कुछ भी। ये उसके लिए जीने से भी बुरा था। टाइम के साथ ब्रेनर ने हेनरी पर एक्सपेरिमेंट्स कम कर दिए। अब उसका फोकस था हेनरी जैसे और बच्चे बनाना। उसने रिसर्च किया हेनरी के ब्रेन पैटर्न्स, उसके डीएनए और उसके साइकिक एक्टिविटी के बेसिस पर। और फिर शुरू हुआ एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट का एक नया फेज, प्रेग्नेंट विमेन पर टेस्ट्स। वो उन्हें साइकेडेलिक ड्रग्स और सेंसरी डेप्रिवेशन थेरेपी देता और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को स्टडी करता। उन बच्चों को नंबर्स दिए गए 2, 3, 4 और आखिर में 11। लेकिन उनमें से कोई भी 1 जितना पावरफुल नहीं था। हेनरी क्रील अब एक प्रोटोटाइप बन गया था, एक ओरिजिनल, जिससे नए वर्जन्स बन रहे थे। सालों तक हेनरी लैब के अंदर रहता रहा, बंद कमरा, कोल्ड लाइट्स और उसके गले में वो चिप। उसकी दुनिया बस इतनी थी। लेकिन फिर एक दिन ब्रेनर ने उसे एक नई रोल दी। अब वो एक ऑर्डरली के रूप में काम करेगा, बाकी बच्चों की देखभाल करेगा। वहीं से शुरू हुआ हेनरी का नया रूप, पीटर बैलर्ड। एक काम, हेल्पफुल आदमी जो दूसरों के दर्द को समझता था। बच्चे उससे ट्रस्ट करते थे और ब्रेनर उसे एक स्टाफ समझता था। लेकिन अंदर ही अंदर हेनरी प्लान बना रहा था रिवेंज का। इस वक्त तक हेनरी की नफरत इंसानियत से और गहरी हो चुकी थी। उसे लगता था लोग झूठे हैं, कमजोर हैं और सिर्फ दर्द के लायक हैं। वो बच्चों से बात करता, उन्हें समझाता कि ब्रेनर उनका दुश्मन है, उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। धीरे धीरे उसने फोकस किया एक लड़की पर, 11। वो छोटी थी, पर उसके अंदर कुछ फेमिलियर था। हेनरी ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया जब दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसने उसे कहा, तुम अलग हो, जैसे मैं था, तुम स्पेशल हो। धीरे धीरे 11 उससे ट्रस्ट करने लगी। उसने 11 को अपनी चाल में उलझा लिया। उसके साथ दोस्ती करते हुए खुद को एक विक्टिम दिखाया। वो उससे कहता था, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, ब्रेनर ने मुझे भी बंद कर रखा है, मुझे भी दर्द दिया है। 11 एक छोटी सी लड़की, जैसे हमेशा लोगों से अलग रखा गया था, पहली बार किसी पर भरोसा करती है। और उसी भरोसे के दामन में छुपा था हेनरी का सबसे बड़ा धोखा। एक दिन हेनरी ने 11 से एक सीक्रेट शेयर किया। उसके गले में जो चिप है वो उसे कंट्रोल कर रही है। उसने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम दोनों यहां से निकल सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। 11 ने कुछ पल सोचा और फिर अपने पावर से उस चिप को निकाल दिया। सोटेरिया डीएक्टिवेट हो गया। बस उसी मोमेंट में पूरा लैब हिल गया और एक एक करके स्टाफ गिरने लगे। उनके दिमाग लिटरली फ्यूज हो गए। हेनरी ने सारे बच्चों को भी मार दिया, उनके बॉडीज हवा में तैरते हुए, आंखें जली हुई। हॉकिंस लैब के कॉरिडोर्स में घूमती चीखें गूंज उठी। बच्चे, साइंटिस्ट, गार्ड सब उसके गुस्से का शिकार बने। किसी के पास भागने का भी मौका नहीं था। वो सबको एक एक करके मार रहा था, बिना हाथ लगाए, सिर्फ सोचकर, सिर्फ नजर से। पूरा लैब उसके खून से भर गया। बस 2 लोग बचे, डॉक्टर ब्रेनर और 11। डॉक्टर ब्रेनर बेहोश पड़ा था और हेनरी ने अपना पूरा ध्यान 11 पे लगा दिया। उसने कहा, तुम मुझ जैसी हो 11, हम अलग हैं, हम सुपीरियर हैं, चलो मेरे साथ इस झूठी दुनिया को मिटा देते हैं। लेकिन 11 ने उसकी आंखों में कुछ और देखा, एक दर्द, एक नफरत और वो डार्कनेस जिसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। दोनों के बीच एक साइकिक बैटल शुरू हुई। दीवारें टूट गईं, चीजें हवा में उठने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हेनरी को दूर धकेल दिया। एक वाइट फ्लैश, एक चीत्कार और वो हवा में खिंच गया। वो किसी और जगह जा गिरा, एक अजीब, सूने और अंधेरी दुनिया में, जहां गगन में बिजलियां चमक रही थीं, हवा में एशेस तैर रहे थे। उसका शरीर जल गया, चेहरा बिगड़ गया और इंसान के रूप से वो कुछ और बन गया। वो गिरा एक अजीब, सूने और अंधेरी दुनिया में, जहां हवा जिंदा थी और जमीन सांस लेती थी। वहां की बिजली उसके शरीर पर गिरती गई, उसके रोम रोम को जला गई। उसका चेहरा पहचान से परे हो गया, स्किन गल गई, वेन्स उभर आए, आंखें अंदर धस गई। उसका हाथ बदलने लगा, एक बड़ी तेज क्लॉ में। वो इंसान नहीं रहा, पर एक क्रीचर बन गया, एक जिस्म और अंधेरे के बीच का संगम। अपसाइड डाउन के उस अंधेरे में, जहां हवा में जहर था और जमीन पर मौत, वहीं जाकर दोबारा पैदा हुआ था हेनरी क्रील। और उसके अंदर बस एक ही चीज बची थी, नफरत। वो अब था वेकना। 11 ने उसे दुनिया से दूर भेज दिया था, पर उस अंधेरी दुनिया ने उसे पूरी तरह अपना बना लिया। पहले कुछ सालों तक वेकना बस भटकता रहा, एक अजीब, सुनसान वेस्टलैंड में। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा एक लिविंग डार्क मिस्ट, एक जिंदा काला धुआं जो हवा में तैर रहा था। वो था माइंड फ्लायर का प्राचीन रूप, एक ऐसी चीज जिसे अब तक कोई समझ नहीं सका था। वेकना ने अपने साइकिक पावर से उस धुएं को कंट्रोल किया और अपनी सोच से उसे शेप दी, एक बड़े स्पाइडर जैसे क्रीचर के रूप में।
यहीं से शुरू हुआ उसका असली राज। वेक्ना और माइंड फ्लायर के बीच एक हाइव माइंड कनेक्शन बन गया। जैसे जैसे समय बीता, वो उस दुनिया के साथ एक हो गया। अपसाइड डाउन के हाइव माइंड ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। उसके दिमाग से उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने लगा और अपनी सोच के जरिए पूरी दुनिया में दर्द फैलाने लगा। वो बन गया वो जो वो हमेशा बनना चाहता था, एक गॉड लाइक बीइंग जिसे कोई रोक नहीं सकता था। अब वो अपसाइड डाउन का रूलर था। हर क्रीचर, हर वाइन, हर डेमोगॉर्गन उसके कंट्रोल में था। उसने इस दुनिया को अपनी सोच के मुताबिक बदल दिया। हर जगह वही हॉकिंस जैसा नजारा, पर समय वहीं रुक गया 6 नवंबर 1983 पर, क्योंकि उसके लिए ट्रॉमा और पेन ही जिंदा रहने का सबूत थे। उसने हर चीज को एक ऐसे लूप में बांध दिया जहां दर्द कभी खत्म ना हो। सालों तक बस वो अपनी दुनिया को कंट्रोल करता रहा। वाइन्स के जरिए हर जगह अपनी एनर्जी फैलाता, मॉन्स्टर्स को अपनी मर्जी से चलाता और माइंड फ्लायर के साथ मिलकर पूरी डिमेंशन पर हुकूमत करता। पर फिर उसका ध्यान दोबारा हॉकिंस की तरफ गया, उस जगह पर जहां उसका दर्द शुरू हुआ था। अब वो छुपकर नहीं देख रहा था। उसने अपनी आंखें वहां के लोगों के दिमाग में घुसा दी, खासकर उन लोगों में जिनके अंदर गिल्ट, ग्रीफ और ट्रॉमा छुपा था। उसने अपने शिकार चुने, ऐसे टीनेजर्स जो अंदर से टूट चुके थे। वो उनके दिमाग में हेल्यूसिनेशंस पैदा करता। एक घंटी बजती, एक ग्रैंडफादर क्लॉक, और उनके सबसे बुरे मेमोरीज का दरवाजा खुल जाता। वो उनके दर्द को इस्तेमाल करता, उनकी गिल्ट को तोड़ता, और जब उनका दिमाग पूरी तरह बिखर जाता तब उसका कर्स अपना काम करता। आवाज में वो स्क्रीम गूंजती और उसकी एक सोच के साथ उनके हाथ पांव टूट जाते, उनकी आंखें खो जाती। वो उन्हें मारकर उनके जख्मों से एक नया गेट खोल देता, एक दरवाजा जो हॉकिंस को अपसाइड डाउन से जोड़ देता था। हर मौत के साथ एक नई गेट बन गई और धीरे धीरे हॉकिंस और अपसाइड डाउन के बीच की दीवार कमजोर होने लगी। सीजन 4 के क्लाइमैक्स में वो समय आया जब 11 और उसके दोस्तों ने वेक्ना का सामना किया। मैक्स ने खुद को बेट बनाया उससे झूठ दिखाने के लिए, पर वेक्ना ने उसे अपने ट्रैप में फंसा लिया। उसने मैक्स के सबसे बड़े दर्द को उसके खिलाफ यूज किया और उसका रिचुअल शुरू कर दिया। उसके हाथ और पैर टूट गए, आंखें बंद हो गई, सब कुछ खत्म लग रहा था। लेकिन 11 ने अपनी पिगी बैक टेक्निक से मैक्स के दिमाग में घुसकर वेक्ना से लड़ाई की। दोनों के बीच साइकिक वॉर छिड़ गई। 11 ने अपनी प्योर एनर्जी से उसका कंट्रोल तोड़ दिया और मैक्स को वापस खींच लिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही। मैक्स कुछ सेकंड्स के लिए मर गई और उसी पल 4th गेट खुल गया। इस दौरान स्टीव, रॉबिन और नैन्सी ने वेक्ना के असली जिस्म पर हमला किया, उसे जलाया, उस पर गोलियां चलाईं, पर वो फिर भी बचा। वो अंधेरे में वापस चला गया, जिंदा और तैयार। और जैसे ही हॉकिंस के बीच वो 4 गेट्स मिले, जमीन फट गई, हवा बदल गई और अपसाइड डाउन ने अपनी सीमा तोड़ दी। अब हॉकिंस 2 दुनिया के बीच अटक गया था, एक आधा इंसानी, आधा दूसरे डिमेंशन में। वेक्ना हार कर भी जीत गया था। उसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक पॉज था, क्योंकि जब वो वापस आएगा तो सिर्फ हॉकिंस नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसके सपने का हिस्सा बन जाएगी। वो सपना जहां दर्द ही जीवन है और वेक्ना एक भगवान। स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स डफर ब्रदर्स ने उसे इस तरह डिजाइन किया था कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपी अंधेरी आवाज लगे, वो आवाज जो हम सब कभी ना कभी सुनते हैं। हेनरी क्रियल के अंदर यही आवाज सबसे पहले पैदा हुई थी। तो ये थी हेनरी क्रियल्स की पूरी कहानी। अब सीजन 5 आने वाला है और इस बार लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, वेक्ना इस सीजन किस कैरेक्टर को जान से मारने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।